नमस्कार दोस्तों, डीसीसी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और बेटा, जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 चैप्टर फर्स्ट में आपके रियल नंबर, जिसमें हमने आपके 1.1 कंप्लीट कर लिया था। उससे आगे बेटा आज हम पढ़ेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो इस प्रमेय को आप बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि आपके ये इस चैप्टर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनना और समझना। तो देखो क्या है ये प्रमेय, ये आपसे आपको क्या समझाती है और क्या बोलती है। ठीक है, तो देखते हैं। इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब यह है कि अब हमारे पास कोई भी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्याओं को तो आप सभी जानते होंगे। ठीक है, क्या होती है? वो संख्या है जिनमें स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है, वो होती है भाज्य। तो यहाँ ये बोल रही है प्रमेय कि इस प्रमेय के अनुसार जो भी भाज्य संख्याएं होगी उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात हमने यहाँ पर एक संख्या ले ली थी 32,760, तो इसके हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13। तो अब यहाँ पर देखो बेटा, ये 2 3 बार गुणा हो रहा है तो हमने लिख दिया 2 की घात 3, और 3 2 बार गुणा हो रहा है तो 3 की घात 2, 5 एक बार ही तो 5 की घात 1, 7 एक बार ही तो 7 की घात 1, और 13 एक बार ही तो 13 की घात 1। तो आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या और 13 भी अभाज्य संख्या। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि जो भाज्य संख्याएं होती है उनको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में, गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, और ये अपने आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। ठीक है, अर्थात ये हमेशा आपके आरोही क्रम में ही आएंगे। कौन? भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से। इसके बाद हम बात करते हैं एक सवाल का, जो कि आपका उदाहरण नंबर 5 है। क्या बोल रहा है, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन करवाने से पहले मैं कुछ बातें एक्स्ट्रा आपको बताऊंगा, तो उनको ध्यान से सुनना। देखो, संख्या 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या का मतलब n ऐसी संख्या है, अर्थात इसके घात में आने वाली संख्या ऐसी है जो क्या है? प्राकृत है। अब प्राकृत का मतलब आप सभी अच्छे से जानते हैं। ठीक है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है, अर्थात n का कोई ऐसा मान संभव है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। अर्थात 4 की घात n से जो भी संख्या बनेगी, क्या उसका अंतिम अंक 0 होगा, अर्थात वो 0 पर समाप्त होगी। ऐसा हमसे बोल रहा है कि जांच आप करके आप बताओ। तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कब कोई किसी संख्या का अंक शून्य पर समाप्त होता है और कब शून्य पर समाप्त नहीं होता है। तो ये ध्यान से देखना, इधर मैं यहाँ को बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, यदि कोई संख्या दी गई है और जांच करवा रहा है आपसे कि उसका संख्या अंक, अर्थात उसका अंक शून्य पर समाप्त हो रहा है, अर्थात उसका जो अंतिम अंक है वो 0 है, तो उसके लिए ध्यान रखना वो जो दी गई संख्या है उसके आप करो अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे किए जाते हैं आपको पता है, ऐसे किए जाते हैं, और छोटी क्लासों में भी आपने अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्यूशन। तो क्या करते हैं, मैंने बताया आपको, जो दी गई संख्या है उसके क्या करते हैं हम? अभाज्य गुणनखंड। यदि बेटा अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में आ जाए, या फिर यूं समझो, शॉर्टली समझो, तो कैसे समझो कि यदि इसके गुणनखंड करें, उसका कम से कम एक गुणनखंड कितना आ जाए? 5 आ जाए। कितना आ जाए? 5।
यहाँ पर संख्या क्या दिख रही है आपको बेटा 4, ये n तो क्या है इसकी घात है, ठीक है। तो जो संख्या दी गई है उसके क्या करो आप अभाज्य गुणनखंड, तो बेटा 4 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 गुना 2 आएगा, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2। तो बेटा इसमें 5 आया क्या, कहीं नहीं आया ना। यदि 5 आ जाता इसमें, भले एक बार ही 5 आता, तो इसका संख्या अंक शून्य पर समाप्त होता है। इसी का क्या कोई भी संख्या हो, यदि उसका कम से कम एक गुणनखंड 5 आ जाता है तो उसका अंक शून्य पर समाप्त होगा, वरन नहीं होगा। समझ में आ गई बात। तो क्या है समझ में कि यदि कोई भी संख्या है उसका इकाई का अंक 0 है, अर्थात वो उसका अंक शून्य पर समाप्त हो रहा है, तो कब होगा, जब उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर उसका कम से कम एक गुणनखंड 5 प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। मैं आपको कुछ उदाहरण लेके बताता हूँ। जैसे आपके पास 10 है, क्या है 10, इकाई का अंक 0 है, अर्थात 0 पर समाप्त हो रहा है इसका अंक, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करने का आपको पता ही कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। 2 का भाग जा रहा है 10 में, कितनी बार जाएगा 5 बार, फिर 5 में जा रहा है 5 का एक बार, तो 10 के जो अभाज्य गुणनखंड आया बेटा वो कितना है 2 और 5 है। अब इसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार तो 5 आ गया ना। अब 5 आया है, क्यों आया है, क्योंकि इसका जो अंक है वो शून्य पर समाप्त हो रहा है। कोई भी संख्या ले लो ऐसी जिसका अंक शून्य पर समाप्त होता है, अर्थात जिसका इकाई का अंक समाप्त होता है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर डेफिनेटली 5 आएंगे ही आएंगे, फिक्स है। देखो इसके अलावा मैं कोई और संख्या ले लेता हूं, जैसे 20 ले लो, कोई 100 ले लो, या फिर 500 ले लो। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो फिक्स है, आपके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार तो 5 आएगा ही आएगा। जैसे मैं 20 का करता हूं सबसे पहले, यहाँ पे 20 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार 10 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 5 बार, फिर 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो इस 20 के अभाज्य गुणनखंड आ गया आपके पास 2 गुना 2 गुना 5। तो बेटा कम से कम एक बार तो आ गया ना 5, और एक बार आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पर ये संख्या 0 पर समाप्त हो भी रहा है। 100 के करके देख लो, देखो 2 का 50 बार, 2 का 25 बार, फिर अब 5 का रहेगा 5 बार, फिर 5 का रहा है 1 बार। तो 100 की जो अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। देखो आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें भी 5, कम से कम एक बार तो आना चाहिए, ज्यादा आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें 2 आ गए, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल इसका इकाई का अंक 0 है, अर्थात ये इसका अंक जो है शून्य पर समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपना सवाल है वो इसी तरीके का है, बोल रहे हैं आपसे कि संख्याओं 4 की घात n पर आप विचार करो। किस पर? संख्याओं 4 की घात n पर आप विचार करो, और यहाँ n जो है प्राकृत संख्या है। क्या है बेटा? प्राकृत संख्या, अर्थात n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, आगे। और जांच करो कि क्या n का कोई ऐसा मान संभव है, n का कोई भी एक ऐसा मान संभव है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो। कहां पर समाप्त हो? शून्य पर समाप्त हो। तो जांच करने के लिए बेटा मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या करते हैं, जो दी गई संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर दी गई संख्या कितनी है बेटा? 4 है। क्या है? 4 है। n तो क्या है? उसकी घात। अब n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। बाय द वे आपने n का मान 1 रख दिया क्योंकि प्राकृत संख्या, तो 4 की घात 1 का मतलब 4 ही होगा। तो 4 के आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 2 गुना 2, ये आएगा ना, क्योंकि इस प्रकार से करोगे 4 का 2 का भाग 4 में 2 बार, फिर 2 का भाग 1 बार, इस प्रकार से करेंगे तो 2 गुना 2 आएगा, ठीक है। बाय द वे आपने n का मान कितना रख दिया? 2, तो 4 की घात 2 का मतलब होता है 16। कितना होता है बेटा? 16। तो 16 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 होता है, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 3 रखोगे तो कितना होगा? 4 की घात 3, तो 4 की घात 3 का मतलब होता है बेटा 64। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इस प्रकार आएंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। तो इस प्रकार अब यहाँ पर देखो पास मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। आप कुछ भी रख दो n का मान, आपको अभाज्य गुणनखंड में 5 मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। तो फिर बेटा हम क्या कहेंगे कि
संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम कोई भी गुणनखंड 5 नहीं प्राप्त होता है, अतः दी गई संख्या का अंक शून्य पर समाप्त नहीं होता है। इतना सा फंडा है, वो हो गया सवाल, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ क्या बोलेंगे, चूंकि दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है, अतः क्या लिख देंगे, अतः संख्या अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। आया ना समझ में। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम जस्ट अगला क्वेश्चन आपके करेंगे। ठीक है, अब आपका अगला उदाहरण नंबर 6 है। इसमें आपसे क्या है, अब जो संख्याएं दी गई है उनके एचसीएफ और एलसीएम दोनों आपके यहाँ पर ज्ञात करवा रहा है। एचसीएफ भी ज्ञात करवा रहा है और एलसीएम भी ज्ञात करवा रहा है, और किस विधि से ज्ञात करवा रहा है वो भी आपसे बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि बेटा, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले जो संख्याएं दी गई है उनके अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड करना जो है उसका आपके इस क्वेश्चन में अंक नहीं मिलता, केवल अभाज्य गुणनखंड जो आता है उसका प्रयोग करके सवाल को आगे हल करते हैं, जैसे कि मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो कैसे, जैसे एक संख्या आपके 6 दे रखी है, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम इस प्रकार से। यही परंपरागत तरीका है जो हम पहले भी करते थे और अब भी करेंगे। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, ऐसे 2 का भाग 6 में 3 बार, फिर अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का भाग 3 में 1 बार। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या है बेटा, 2 गुना 3, और घात भी 1 1 है तो 1 1 लगा दो। और एक और संख्या है 20, तो 20 के अभाज्य गुणनखंड भी आप करो। जैसे मैंने कही 2 का भाग लगाया 20 में 10 बार, फिर 2 का भाग लगाया 5 बार, फिर 5 का भाग लगाया 1 बार। तो जो 20 के अभाज्य गुणनखंड है जो बेटा ये आए 2 गुना 5, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुना 5 की घात 1। तो हमने जो ये प्रोसेस किया ना, ये अभाज्य गुणनखंड, इसका हमें कोई नंबर नहीं मिलता, नंबर केवल इसका मिलता है, ये हमारे काम आएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आप ये काम रफ में कर लो और वहां से ये चीजें डायरेक्टली सवाल के सॉल्यूशन में लिख लो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हल में, क्या कर रहे हैं, देखो 6 के अभाज्य गुणनखंड बेटा में लिख दिया यहाँ पर 2 की घात 1, 3 की घात 1, और 20 के अभाज्य गुणनखंड भी मैंने यहाँ पर लिख लिया 2 की घात 2 और 5 की घात 1, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया। अब सर कैसे हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, तो वो हम बता ही रहे हैं आपको कैसे निकालेंगे। देखो 2 बातें ध्यान रख लेना। कितनी बातें, 2 बातें। एचसीएफ के लिए कॉन्सेप्ट अलग है और एलसीएम ज्ञात करने के लिए कॉन्सेप्ट अलग है। तो ध्यान से देखें, मैं साथ साथ आपकी चर्चा करता जाऊंगा। पहले हम ज्ञात करेंगे एचसीएफ। क्या ज्ञात करेंगे बेटा, एचसीएफ। और एचसीएफ आपने एल्गोरिथम विधि से भी ज्ञात किया था पहला 1.1 के अंदर, ठीक है। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। एल्गोरिथम से केवल एचसीएफ निकलता था, एलसीएम नहीं निकलता था। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से दोनों निकलेंगे, एलसीएम भी निकलेगा और एचसीएफ भी निकलेगा। तो पहले हम यहाँ ज्ञात करेंगे एचसीएफ। तो कैसे निकलता है बेटा, ध्यान से सुनना, ये जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भूल गए तो सवाल भी भूल जाओ, ठीक है। तो क्या करना है, एचसीएफ के लिए कॉन्सेप्ट सीधा ध्यान रखना है कि जो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड है उनमें उभयनिष्ठ की छोटी घात वाली संख्याओं को गुणा करते हैं। उभयनिष्ठ की छोटी घात वाली संख्याओं को गुणा करते हैं केवल। अब यहाँ इन दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ कौन है, केवल 2 उभयनिष्ठ है। अब इसकी भी छोटी घात कौन है बेटा, 2 की घात 1। कौन है, 2 की घात 2। 2 की घात 2 तो बड़ी है और 2 की घात 1 क्या है, छोटी। तो एचसीएफ में हम केवल उभयनिष्ठ की छोटी घात वाली संख्याओं का गुणा करते हैं।
तो यहाँ पर उभयनिष्ठ केवल 2 ही है, तो 2 की छोटी घात कितनी है, 2 की घात 1 आ जाएगी, और 2 की घात 1 हमने लिख दी। इसके अलावा तो कोई बेटा उभयनिष्ठ है नहीं यहाँ पे, तो किसको गुणा करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपके पास उत्तर आ जाएगा 2 की घात 1 का मतलब 2, अर्थात HCF आपका आ गया 2, ठीक है। अब एलसीएम का कॉन्सेप्ट सुनो, एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखो बेटा एलसीएम क्या करता है, एलसीएम निकालने के लिए मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ एलसीएम, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उभयनिष्ठ की बड़ी घातों को गुणा करते हैं और बाद में जो गुणनखंड बच जाते हैं उनको भी गुणा कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ समझ जाना, उभयनिष्ठ कौन है, 2, दोनों में 2 ही है, 2 के अलावा कुछ है नहीं, तो उभयनिष्ठ की बड़ी घात ले लेंगे हम, क्या लेंगे, बड़ी घात। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ 2 है और 2 की बड़ी घात कितनी है, 2 ही है, 2 की घात 2, ठीक है। अब जो बचे हुए जो गुणनखंड है उनको भी यहाँ पर गुणा कर देंगे। बचा हुआ कौन है, एक तो 3 है और एक 5 है, तो यहाँ 3 की घात 1 को भी गुणा कर देंगे और 5 की घात 1 को भी गुणा कर देंगे। यह है आपके एलसीएम निकालने का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो दोनों को आप ध्यान रखिएगा, ये 2 की घात 2 का मतलब होगा 4, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, 4 तिया 12, और 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60, तो बेटा आपका एलसीएम कितना आ गया, 7। तो यहाँ पर आपके दोनों चीजें आ गई, एचसीएफ भी आ गया 2, एलसीएम भी आ गया 7, ठीक है। तो आपके मैंने पहले ही बताया कि इस प्रोसेस का सवाल में कोई नंबर नहीं होता है, नंबर केवल इनका होता है, ठीक है। तो ये काम आप रफ में करके डायरेक्टली इन चीजों को सवाल के सॉल्यूशन में लिखे और उसके बाद जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उन्हीं से एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात आसानी से कर लो। अब इसके बाद आपका अगला उदाहरण है बेटा 7, इसमें भी आपको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा छिन्नमा और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, एचसीएफ, और फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। यानी कि एचसीएफ ज्ञात करने के बाद हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम भी निकालेंगे। तो आपको पता है एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो पहले तो बेटा हम कर देंगे कि अभाज्य गुणनखंड, तो ये काम है रफ का, तो आप रफ में कर ले आराम से। 2 का भाग जाएगा इसमें 48 बार, फिर 2 का भाग जाएगा इसमें बेटा 24 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 12 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 6 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 3 बार। अब 2 का नहीं 3 का जाएगा बेटा, 3 एकम 3। तो इसके बाद 404 के कर लो आप, तो 404 के 404 के जैसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग जाएगा 202 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 101 बार। अब 101 का ही भाग जाएगा, किसका जाएगा, 101 में केवल 101 का ज्यादा है, एक अभाज्य संख्या है, एक बार जाएगा, ठीक है। तो इनके अभाज्य गुणनखंड आपने ऐसे निकाल लिए, डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन में हम इनको लिखेंगे कैसे, देखो बात करते हैं, समझ रहे हो ना। पहले चिन्ह का लिखो, चिन्ह का कितना है आपके पास, चिन्ह बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार गुना हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, और फिर गुना 3, ठीक है। तो आगे इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 बार गुना हो रहा है, 2 तो 2 की घात 5 और 3 केवल एक बार है तो 3 की घात। अब बात करते हैं 404 किसकी, 404, तो 404 में 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 की घात लगा देंगे बेटा 2, और गुणा भी कितना है 101, ठीक है। अब आपको पता है पहले एचसीएफ निकलवा रहा है, तो एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्या है, जो उभयनिष्ठ है ना उसकी बड़ी घात, उसकी बड़ी नहीं, जो उभयनिष्ठ है ना उसकी सबसे छोटी घात, ठीक है ना। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो उभयनिष्ठ है उसकी छोटी घात, उभयनिष्ठ केवल यहाँ पर भी दोनों में 2 ही है, और दोनों में छोटी घात कौन है, 2 की घात 2, ये 2 की घात 5 में बड़ी घात है, ठीक है। तो 2 की घात 2, अब और कोई उभयनिष्ठ है नहीं तो किसी को गुणा नहीं करेंगे, आ जाएगा बस, तो ये 2 की घात 2 का मतलब हो गया 4, तो बेटा आपका एचसीएफ निकल कर आ गया 4। अब आपसे निकलवा रहा है एलसीएम, क्या निकलवा रहा है, एलसीएम, तो ये एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट आपको सीधा सीधा मालूम है, उभयनिष्ठ की सबसे बड़ी घात, उसके बाद जो शेष गुणनखंड, जो शेष बचे हुए गुणनखंड है उनको भी गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर उभयनिष्ठ 2 है तो 2 की बड़ी घात कौन है 5, और जो बचे हुए गुणनखंड 3 और 101 है तो इनको भी हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो कर दो गुणा, 2 की घात 5 का मतलब कितना हो जाएगा बेटा 202
करके देख लो ना। 2 की घात कितनी है 5। तो इसका मतलब हो जाएगा आपके, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। कितना हो जाएगा 32। तो ये 32 इंटू ये 3, आप इनको एक साथ गुणा करके लिख दो। 101 को 3 से गुणा कर दो तो ये 303 हो जाएगा। अब 303 को 32 से गुणा कर दो तो 303 को 32 से गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं है, इधर कर लो आराम से, गलत नहीं होना चाहिए। तो ये 3 दूनी 6, 0 और ये 6, फिर 3 दिया 9, फिर 0, फिर 9, तो कितना रहेगा ये 96 यानी 9696। तो आपका बेटा एलसीएम आ गया 9696। ठीक है, आप क्या आया होगा समझ में, आशा करता हूं आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देखें। ठीक है बेटा, आपका अगला उदाहरण है 8वां। अब तक हमने 7वां उदाहरण कर लिया, अब हम करेंगे 8वां उदाहरण। 8वां उदाहरण आपको क्या बोल रहा है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि, वही विधि है वापस, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ भी आपको ज्ञात करना है और एलसीएम भी आपको ज्ञात करना है। किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आइए सबसे पहले जो दी गई संख्याएं हैं उनके हम कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 6 के तो बहुत आसान है, हर कोई कर लेगा। 2 का 12 3 बार गया, फिर 3 का गया 1 बार, फिर कर लेते हैं 72 का। ठीक है, 2 का 36 बार, 2 का 18 बार, फिर 2 का 9 बार। अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का, 3 तिया 9, फिर 3 का बाद जाएगा 1 बार। अब 120 का, चलो 2 का बाद जाएगा 60 बार, 2 का बाद जाएगा 30 बार, 2 का बाद जाएगा 15 बार। अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 3 का बाद जाएगा 5 बार, फिर 5 का बाद जाएगा 1 बार। तो इनके जो गुणनखंड आए उनको यहाँ पर लिख लो, किसमें, हल में। 6 के कितने आए आपको पता है, 6 का आया 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 1 है, देखो ना 2 और 3। इसके बाद 72 के कितने आए, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार, तो 2 की घात 3 लिख दो, और 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 3 की घात 2 लिख दो। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं 120 की बात। तो 120 में आपके पता है 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 2 की घात 3 इंटू, फिर 3 की घात 1, फिर 5 बच रहा है। ठीक है, तो ये आ गए आपके इन सबके अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड के द्वारा ही तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम। तो आपको पता है बेटा एचसीएफ हमने कैसे निकाला था अभी जस्ट पिछले सवाल में, वही तरीका यहाँ पर लगेगा। जो उभयनिष्ठ होती है सब में, उनकी सबसे छोटी घात वाली संख्याओं को गुणा करते हैं। तो यहाँ उभयनिष्ठ 2 भी है सब में, 3 भी है सब में, तो 2 और 3 की छोटी घात वाली संख्याओं को गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर तीनों में सबसे छोटी घात 2 की कौन है, 1, तो यहाँ 2 की घात 1 आ जाएगी। और फिर 3 में सबसे छोटी घात कितनी है, 3 की घात 1, तो ये 3 की घात 1। ठीक है ना, अर्थात जो भी उभयनिष्ठ है उनमें सबसे छोटी घात वाली संख्या गुणा हो जाएगी। तो सबसे छोटी घात वाली तीनों में कितनी है, 3 की घात 1। यहाँ पर भी 3 की घात 1 ही है, लेकिन छोटा तो 1 ही है ना, तो एक बार लिखेंगे उसको। ठीक है, तो ये 2 की घात 1 का मतलब 2, और 3 की घात 1 का मतलब 3, तो 3 दूनी 6। तो यहाँ पर आपका एचसीएफ हो गया 6। इसी प्रकार हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आपको पता है कैसे निकालते हैं, उभयनिष्ठ जो है उसकी सबसे बड़ी, तो यहाँ 2 में जो है सबसे बड़ी घात कितनी है, 3, कितनी है 3, फिर 3 में सबसे बड़ी घात जो है कितनी है बेटा, 2, 3 की घात 2, फिर बचा हुआ है उसको भी करते हैं गुणा, तो अब बच क्या रहा है 5, तो यहाँ पर हम 5 को भी कर लेंगे गुणा, अर्थात 5 की घात 1। तो करते हैं बात, 2 की घात 3 का मतलब हो जाएगा 2 को 3 बार गुणा करना, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये तो हो गया 8। 3 की घात 2 का मतलब हो गया 9, 3 तिया 9, और ये 5 एकम 5। ठीक है बेटा, अब करते गुणा, 9 आठे 72 इंटू 5, तो 5 दूनी 10 की 0 बचेगा कितना, 1, 5 7 तो 35 और 1 36। बेटा आपका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया आपका 304।
तो आपको क्लास कैसी लगती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे अर्थात क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और साथ ही सब्सक्राइब के बटन को दबाना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें और इसी प्रकार हमारे वीडियो लगातार आपके आते रहेंगे।